अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहित पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने स्टडी रूम में हूँ, घर में हूँ। ये वही कमरा है जहाँ से बैठ के मैं वीकेंड्स के ऊपर या तो किंडल से किताबें पढ़ता हूँ या इंटरनेशनल अखबारात को स्कैन करता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग सीरीज़ देखने की कोशिश करता हूँ। और अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने स्पार्टकस का जो आखिरी सीरीज़ था, 39th एपिसोड था, वो मैंने देखा। आप में से जिसको शौक हो उसको ज़रूर देखना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़। वीकेंड पे मैं वीलॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स नहीं करता। क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटे में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑफ़िस ने जिस किस्म की सियासी कलाबाज़ियाँ खाई हैं, जो पॉलिटिकल एक्रोबैटिक्स उन्होंने किए हैं, और उससे जिस किस्म का हमें हिंदुस्तान के अंदर और खुद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक़्त इंडिया और चाइना सिचुएशन के ऊपर उनकी जो अपनी इस वक़्त स्टेट ऑफ माइंड है, वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ज़हनी तौर पे एक शिकस्त तस्लीम कर ली है। क्लियरली एक एडमिशन ऑफ डिफीट जो है हमें अब नज़र आ रहा है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इस पे कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले तो फ्राइडे को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से एक मुख्तसर सा खिताब किया हिंदी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, जो उनका अपना जो यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी ऑफिशियल चैनल, उसके ऊपर भी मौजूद है और उसे आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कह डाला कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पे और धरती पे कोई इनकर्जन नहीं हुई है। इंडिया की स्पेस में कोई इनकर्जन नहीं हुई है, यहाँ कोई पोस्ट हमारी जो है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब वो क्या कहना चाह रहे थे, वो क्यों कह रहे थे, इसके पीछे किस किस्म की हिकमत अमली थी, इस पर मैं मज़ीद बात करता हूँ पहले इसी वीडियो में। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ही रद्द-ए-अमल हुआ, बहुत इसके ऊपर रिएक्शन हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान से बाहर हुआ, 3-4 किस्म के इसमें सवाल उठे। पहला सवाल तो ये उठा हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से, ऑपोज़िशन की तरफ से, कि भई ये किस किस्म की बेतुकी बात की है। अब तक जो दुनिया भर में हमने वावेला मचाया, जो शोर मचाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोज़ीशन थी चाइनीज़ एग्रेशन के हवाले से, चाइनीज़ बदमाशी के हवाले से, वो फिर क्या थी अगर चाइनीज़ हमारी सरज़मीन जो है के अंदर नहीं आए हैं, उन्होंने इनकर्शंस नहीं किए। फिर दूसरा सवाल ये उठा कि अगर चाइनीज़ ने हमारी स्पेस पे इनकर्जन्स नहीं किए हैं, तो फिर तो इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये मान रहे हैं, चाइनीज़ पोज़ीशन को वैलिडेट कर रहे हैं। यानी ये मान रहे हैं कि चीनी जब ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अपनी तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी तरफ कर रहे हैं एलएसी के, फिर तो चाइनीज़ ठीक कहते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाईएस्ट लेवल पे इसे वैलिडेट कर दिया। फिर एक सवाल ये भी उठा कि अगर ऐसा ही है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कह रहे हैं, तो फिर हमारे जो 20 अफ़सर और सिपाही मारे गए हैं, जाँ बहक हुए हैं, जानों का नुकसान हुआ है, 70 के करीब उससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, बहुत से लोग हमारे गिरफ्तार हो गए हैं। अभी 10 हिंदुस्तानी अफ़सरों और जवानों को चाइनीज़ ने अनडिक्लेयर्ड तरीके से रिलीज़ किया है, तो वो सब माजरा जो है, वो क्या है? अब ये जब सवाल उठे, एक खप पड़ गई, तो 48 घंटे के बाद, अब से चंद घंटे पहले और 20 जून को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने, जिसे उर्फ़ आम में पीएमओ कहा जाता है, उसने एक अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक बाकायदा प्रिपेयर्ड किस्म का टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है, वो इश्यू की। जो एक्सप्लेनेशन नहीं लगती, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा, जैसे कि माइकल कुगलमैन ने ऑब्ज़र्व किया है, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा वो एक तरह की डांट-डपट है, वो एक तरह की तंबीह है, वो एक तरह का रोक दिया गया है ऑपोज़िशन को, मीडिया को, कि भई आप जो है इसे कंट्रोवर्शियल ना बनाएँ और नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे पाकिस्तान में लेक्चर दिया जाता है कि वसी तर कौमी मफाद में अपना मुँह बंद रखें। इसी तरह हिंदुस्तान के मीडिया को, ऑपोजिशन को ये लेक्चर दिया गया है, ये डांट-डपट दी गई है कि वसी तर कौमी मफाद में चीज़ों को कंट्रोवर्शियल ना बनाएँ। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो जो कुछ भी फ्राइडे को अपने कौम से खिताब करते हुए कहा था, वो दर हकीकत 15 और 16 तारीख की रात में चीनी अफ़वाज के साथ जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए हैं, वो उसके हवाले से था कि उस रात को मज़ीद कोई इंडिया की जो स्पेस है, उस पे इनकर्जन नहीं हुई। और इंडिया की जो बहादुर सपा हैं, उन्होंने चीनियों को सबक सिखा दिया है, क्योंकि चीनी जो है वो गलवान रिवर वैली के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनके जो मज़मूम इरादे हैं, उन्हें नाकाम बना दिया गया है। ठीक? अब हुआ क्या है? हम अब क्यों समझ सकते हैं पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से? माइंड में ये, ज़हन में ये बात रखिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5-6 मई के वाक़यात से लेके 16 जून तक इस पूरे इंडो चाइना इश्यू के ऊपर अपनी ज़ुबान नहीं खोली। उन्होंने कोई ऑफ़िशियल पोज़ीशन इस पे नहीं ली, कौम से कोई खिताब नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी 16 तारीख तक, 16 जून तक। और 15, और ये भी अब आप सुन चुके हैं कि थर्सडे की इवनिंग में मज़ीद जो 10 इंडियन ऑफ़िसर और जवान, जिसमें 4 अफ़सर थे, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल थे और 3 इंडियन मेजर थे, उन्हें चीन की फ़ौज ने एक अपनी अनडिक्लेयर्ड कस्टडी या डिटेंशन से रिलीज़ कर दिया।
अब आप देखते हैं कि एक कर्नल जो है, जो पहले 20 डेथ्स हुई थी, उसमें कर्नल संतोष बाबू गालिबन उनका नाम था, उनकी पहले डेथ हो चुकी है। मज़ीद एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर जो हैं रिहा हुए हैं। अब उसके बावजूद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये अफ़साना सुना रहे हैं अलिफ लैला का कि 15 और 16 तारीख के दरमियान में चीनी वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे उनको कंस्ट्रक्शन से रोकने के लिए, वहाँ झगड़ा हो गया। उन्होंने बड़ी ज़ुल्म किया, डंडे-सोटे मारे हमें, उन्होंने कीलें लगाई हुई थी। हम तो बेसिकली वैसे ही पहुँचे थे अनाम, तो हमारी पिटाई हो गई, हमारे इतने लोग मर गए। और चीन की जो बर्बरियत है, तारतारी किस्म की, मंगोल किस्म की, इससे हमें बचाया जाए। जो सिचुएशन हमें समझ आती है, which situation which makes logical sense is, which is very clear by now is कि 15th और 16th की दरमियानी शब में इंडिया की 16th बिहार रेजिमेंट ने सोचे समझे प्लान के जरिए, मंसूबे के जरिए, जिसकी क्लियरेंस हाईएस्ट लेवल पे दिल्ली से दी गई, और ये بعید नहीं है, और ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन कॉन्फिडेंस, उनके अप्रूवल से ये जाहिर हुआ होगा, अपनी ग्राउंड पे गलवान रिवर वैली में अपनी ग्राउंड सिचुएशन को निस्बतन रिलेटिवली इम्प्रूव करने की कोशिश की, जो मैं पहले एक वीडियो लॉग में बता चुका हूँ। चाइनीज प्रिपेयर थे और वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। जैसे कि चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है लिचिन चाओ, जो पहले इस्लामाबाद में डीसीएम रह चुके हैं, उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि मंडे के दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा इंडियंस ने इस साइट को क्रॉस किया है और इन्होंने वहाँ पर एक्टिविटी करने की कोशिश की है और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जब बातचीत हुई, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट से भी ये पता चलता है कि चाइनीज ने ये कहा है कि आपकी जो लोअर फॉर्मेशन है वो इररिस्पॉन्सिबल हरकतें कर रही हैं, आप इन्वेस्टिगेट करें कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें सजा दें। चाइनीज डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये लोअर फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, ये इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्पेस रखने के लिए ताकि आगे बातचीत हो सके, वो ये कहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5-6 मई से लेकर 16 जून तक अपना मुंह बंद रखा है इस पूरे इशू में। वो वेट कर रहे थे किसी मुनासिब मौके का, जहां उनको जाके पोजीशन लेनी थी। 15 और 16 तारीख की रात को ये कोशिश की गई कि हम गलवान रिवर वैली में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को निस्बतन इम्प्रूव कर लें। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने गालिबन विक्ट्री डिक्लेयर करनी थी। जैसे नरेंद्र मोदी ने बालाकोट के फेल्ड रेड के बाद और अपने जहाज गिर जाने के बाद SU-30 और मैक-21 भी उन्होंने एक विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और इलेक्शन जीत लिया हिंदुस्तान के वोटर्स को बेवकूफ़ बना के। अब वो चीन के साथ भी उसी किस्म की तरह से चीज़ों को स्पिन करने की कोशिश की जा रही है। जो 15 और 16 तारीख की रात को एक्शन किया गया, वो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था कि गलवान रिवर वैली के अंदर चाइनीज इस किस्म की पोजीशन में है जहां से वो नजर रख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी उस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की रोड को, जो कि हिंदुस्तानी फौज ने बड़ी मेहनत करके गुज़िश्ता 15 साल से बनाई है, जो लेह को ओल्ड कराकोरम पास के साथ कनेक्ट करती। और वहाँ से चाइनीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ऐसी जगहों पे बैठे हैं गलवान रिवर वैली में जहाँ वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। रोड एक्सपोज हो गई है, वो उसे टारगेट भी कर सकते हैं। और हिंदुस्तानी चाहते थे कि अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करें, वो एफर्ट उनकी फेल हो गई है। और वो अब ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं, हमने 43 या 35 या 43 या 50 या 400 जो है चाइनीज सोल्जर मार डाले। जो क्रूशल क्वेश्चन पूछने का है, जिसका कोई हिंदुस्तान में जवाब देने वाला नहीं है, देना ही नहीं चाह रहा उसका जवाब, जो ना प्राइम मिनिस्टर देना चाहता है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देना चाहता है, ना हिंदुस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देना चाहता है, कि गलवान रिवर वैली जिसके बारे में चाइनीज खुलम खुला ये कह रहे हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, इट एग्जिस्ट ऑन आवर साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर इस वक्त किसका कंट्रोल है, 15-16 के बाद उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, किसके वो कंट्रोल। ये ऑब्वियस है कि वो चाइनीज कंट्रोल में है। और इंडिया ने जो भी एक्शन किया बिटवीन द 15th एंड 16th की रात को, वो जो है वो नाकाम हो गया। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, दर हकीकत हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी लिमिटेशंस को, इंडिया की लिमिटेशंस को रियलाइज कर लिया है और वो अब चीन के साथ गुफ्तो शनीद के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो टेंशंस हैं उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। और इंटरनल पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी की हिंदुस्तान के अवाम के अंदर, जहां उन्होंने अपना एक डिफरेंट इमेज दिया हुआ है मसलमैन का, वहां पर वो उस इमेज को भी बरकरार रखना चाहते हैं और टेंशन भी कम करना चाहते हैं और एक एक्सेप्टेबिलिटी, एक रिसेप्टेबिलिटी जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, रिसेप्शन बनाना चाहते हैं, ताकि चीन के साथ ठंडा करके मुज़ाकरात किए जा सकें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से। और उनकी जो ये सारी की सारी जो एक्रोबैटिक्स हैं पॉलिटिकल, प्राइम मिनिस्टर के और उनकी टीम के, ये इस तरफ इशारा करते हैं। इसके ऊपर जो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कमेंट किया है, वो इंडिया की एक्स फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा मेनन राव जो है, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए किया है।
जहाँ वो ये कहती हैं कि ये बात क्लियर हो रही है, अब जो सिचुएशन है इसको देख के लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने इंडिया और चीन के दरमियान में जो एक एसिमेट्री है पावर की, एसिमेट्री ऑफ पावर से मतलब है कि चीन ताकतवर है, हिंदुस्तान कमज़ोर है मिलिटरली, पॉलिटिकली, उसको अब इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो रियलिस्टिकली समझ रही है, उसे समझ रही, क्योंकि पहले तो नारे मारे, शोर मचाया, गाली गलौज किया, बकवास की, इल्ज़ाम लगाए जैसे पाकिस्तान के साथ करते हैं, लेकिन अब द रियलिटी, द पेनफुल रियलिटी इज सिंकिंग इन कि यू आर डीलिंग विद चाइना, डीलिंग विद अ वेरी पावरफुल नेबर एंड एडवर्सरी, और आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो वो रियलिटी जो है वो अब सिंक इन कर रही है। इन अदर वर्ड्स ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली तौर पर इतनी शिकस्त जो अपनी है, वो तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ सुनते लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन अपनी जो सियासी शिकस्त है इस पूरे मामले में, उसे अब उन्होंने तस्लीम कर लिया है, और उसके लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज क्रिएट की जा रही है कि उसको लोगों तक कैसे कन्वे करना है ताकि कोई ये ना कह सके कि नरेंद्र मोदी के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया। यहाँ ये सिचुएशन आती है। दूसरी जो चीज़ अनुपम राव ने कही वो ये कि अब इंडिया की गवर्नमेंट पहली दफ़ा सीरियसली एग्जामिन कर रही है कि चाइनीज़ का जो रद्दमल रिएक्शन है, रीड कर रहे हैं उसके अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर में जो यूनिलैटरल रीऑर्गेनाइजेशन की है 5 अगस्त को, उसको भी अब उस पर जो चीन का दर हकीकत रिएक्शन है जो पहले दिन से ही आ रहा है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठ के समझने की कोशिश कर रही है कि चाइना हैज स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस टू द 5 अगस्त 2019 एक्शंस। पाकिस्तान का भी उसके बारे में बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल था, पाकिस्तान की पोजीशन भी ये थी, और वो जो पोजीशन पाकिस्तान की थी वो पोजीशन हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की थी, और कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने, कांग्रेस से कुछ लोगों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात दोहराई कि जनाब जब आपने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, आर्टिकल 370 ए को ख़त्म कर दिया, तो दर हकीकत हिंदुस्तान का जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल या वाया यूनाइटेड नेशन जो भी एक लिंक बना था, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हैसियत थी, उसे आपने यक तरफा तौर पे यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि अब तो जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल खालिस्तान उसी तरह से एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन में है, जिस तरह से वेस्ट बैंक या पैलेस्टीन टेरिटरीज जो हैं वो इसराइल के मिलिट्री कंट्रोल के अंदर हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान के पास इतनी मिलिट्री एसिमेट्री नहीं है, ये मिलिट्री पावर नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर अपनी कश्मीर के हवाले से जो है उसमें इंटरफेयर करता या सिचुएशन को तब्दील करने की कोशिश करता, लेकिन चाइनीज मिलिटरली स्ट्रॉन्ग है, और वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में जब हिंदुस्तान ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया ऑन 5 अगस्त 2019, तो जितने एग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग हुई प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन से स्टार्टिंग फ्रॉम 1960s 80s 90s 2005 तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने इसको रिजॉल्व करना है, बैठ के रिजॉल्व करना है, टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करना है, उसे दर हकीकत यूनिलैटरली नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, और अब चाइनीज़ किसी ऐसी प्रायर अंडरस्टैंडिंग से पाबंद नहीं है, बाउंड नहीं है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये इलाका, ये जगह इस तरह से इसे देखने की ज़रूरत है, और गोल्डवान रिवर वैली को उन्होंने स्ट्रेटेजिकली उसे उन्होंने रिक्लेम कर लिया है। ये है इस वक़्त की सिचुएशन। अब एक फाइनल मेरा कमेंट है जिसको मैं फिर कभी किसी वीलॉग के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मुझे ये शक है, आज एनालिसिस वही होता है जो आने वाले वक्त से बहुत पहले अगर आप उसको समझ सकें और उस पर कमेंट कर सकें। मुझे ये शक है, मेरा ये एनालिसिस है कि आने वाले सालों में, बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान की तारीख में नरेंद्र मोदी को एक अहमक, एक जोकर और एक कार्टून के तौर पे याद किया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट नरेंद्र मोदी को एक ऐसे फजूल कैरेक्टर के तौर पे याद करेगा जिसने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को, उसकी पावर प्रोजेक्शन को कमज़ोर किया, मजबूत नहीं किया। हालांकि बज़ाहिर इस वक्त देखने में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ये तैयारा खरीद रहे हैं, वो टैंक खरीद रहे हैं, वो तोप खरीद रहे हैं, इधर नारे मार रहे हैं, उधर नारे मार रहे हैं, छाती अपनी दिखा रहे हैं, और शायद उससे उनकी इन तमाम हरकतों से हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पे इमर्ज कर रहा है। हकीकत ये है कि आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये वो माइंड फ्रेम ही नहीं है जो हिंदुस्तान के साइज के मुल्क को, जो मल्टीनेशनल हो, मल्टी एथनिक हो, मल्टी रिलीजियस हो, एक सिविलाइजेशनल इनहेरिटेंस उसकी हो इतनी पुरानी, और उसमें इतनी चीज़ें मिक्स्ड हो, इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल
और सोशल ऑर्डर को लीड करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल, वो नरेंद्र मोदी और उनके रफ़ीक़ कार के अंदर नहीं है। उनके ज़्यादा बड़े ब्लंडर इसलिए नहीं आए दुनिया के सामने कि उनके साथ हिंदुस्तान की बहुत एक्सपीरियंस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन ऑफिस है, उनकी इंटेलिजेंसिया है, उनका मीडिया है, जो उनकी बहुत बड़ी-बड़ी बेतुकी हरकतें जो हैं वो चेक हो रही हैं, क्योंकि बहरहाल इंडिया एक डेमोक्रेसी है। क्योंकि एक्चुअली नरेंद्र मोदी के पास वो ज़हन नहीं है जो हिंदुस्तान की तरह के बड़े मुल्क को इंटरनेशनली लीड कर सकता है। ये एक डिफिकल्ट स्पॉट के अंदर एक आदमी आ गया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, छोटी-मोटी स्टेट का हो सकता था। ये इंडिया की बदकिस्मती है कि दिस मैन इज़ लीडिंग, और इनकी हरकतों की वजह से मुसलसल हिंदुस्तान की साख में कमी हो रही है। बहरहाल इसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो पॉलिटिकल जर्नी है आरएसएस और बीजेपी की टुवर्ड्स पावर, ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में वैसे तो कोई इक्विवेलेंट नहीं है पॉलिटिकल आरएसएस की तरह का, लेकिन अगर जो खादिम हुसैन रिजवी की पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टाइप, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में कोई 2.2 मिलियन के करीब वोट ले लिए, ये इसी तरह से है कि अगर उनका कोई ऐसा तुक्का लग जाए पाकिस्तान में, वो ऐसी हरकतें करके आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद के ऊपर एक एक ओपन इलेक्शन के जरिए पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लें। हिंदुस्तान के साथ बदकिस्मती से ऐसे ही हुआ है। गुज़िश्ता 25-30 बरस की जो सियासत है, वो बिल्कुल इसी किस्म की है 1980s के बाद की। लेकिन इसको मैं फिर कभी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, बात चुकी।